अंजना और उमेश शास्त्री की इकलौती बेटी है आराध्या। उमेश शास्त्री एक बड़े बिजनेसमैन है। आराध्या उन्हीं की कंपनी में काम करती है। अपने पिता की कंपनी में होने के बावजूद वह एक आम कर्मचारी की तरह काम करती है। उसे शानो शौकत वाली जिंदगी पसंद नहीं है, इसलिए वह कभी भी किसी को यह नहीं बताती कि वह उमेश शास्त्री की बेटी है। आराध्या के इस निर्णय का उसके पिता पूरी तरह समर्थन करते हैं। अपनी बेटी से बेइंतहा प्यार करने वाले उमेश शास्त्री ने ऑफिस में भी नहीं बताया कि उनकी बेटी है। आराध्या इस बात का खास ध्यान रख ऑफिस में किसी को यह पता न चले कि वह मालिक की बेटी है। वह ऑफिस से थोड़ी दूर पर कार पार्क करके पैदल चलकर ऑफिस आती थी। आज तक ऑफिस में किसी को भी यह नहीं पता चला था कि वह कौन है। सब उसे एक आम कर्मचारी समझते थे। एक दिन आराध्या देर से घर पहुंची। उसकी माँ ने उसे डांटते हुए पूछा, क्यों आज इतनी देर से आई हो? रोज तो 5-30 बजे तक घर आ जाती थी, आज 7 बजे क्यों? माँ, वो सीधा जवाब दो। तभी बीच में उमेश शास्त्री ने अपनी पत्नी को रोकते हुए कहा, क्यों डांट रही हो हमारी बेटी को? रोज थोड़ी देर से आती है, शायद दोस्तों के साथ गई होगी। छोड़ो ना, इसमें क्या बड़ी बात है? पत्नी ने ताने मारते हुए कहा, हाँ, आपकी यही लाड प्यार की वजह से उसे सर चढ़ा रखा है। एक दिन इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये कहते हुए वह गुस्से में कमरे की तरफ चली गई। उमेश शास्त्री मुस्कुराते हुए आराध्या के पास आए और पूछा, क्यों बेटा, आज इतनी देर क्यों हो गई? पापा, वो ऋषभ के साथ थी, हम कॉफी शॉप गए थे। अच्छा, ऋषभ बहुत अच्छा लड़का है, कोई बात नहीं, मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। जाओ, फ्रेश हो जाओ और आराम करो। दिन बीतते गए और महीनों में बदल गए। आराध्या और ऋषभ के बीच गहरी दोस्ती हो गई। जब वे साथ होते तो सबसे अच्छे दोस्त लगते, लेकिन जब अकेले होते तो दोनों एक दूसरे के लिए दिल में प्यार महसूस करते। दोनों को एक दूसरे से बहुत प्यार था, लेकिन कभी कह नहीं पाए। दोस्ती टूटने के डर से दोनों अपनी भावनाएं दिल में छुपाए हुए थे। एक रविवार की सुबह देर से उठने के बाद आराध्या फ्रेश होकर शीशे के सामने खड़ी हुई। अपना चेहरा देखकर वह खुद से बोली, आराध्या, तुम भी किसी से कम नहीं हो। दिखने में भले ही ऐश्वर्या जैसी न हो, लेकिन तुम किसी से पीछे नहीं हो। तुम्हारा सौंदर्य ऐसा है कि जो तुम्हें देखेगा दोबारा देखने पर मजबूर हो जाएगा। अब और सहन नहीं होता, कल जाकर उसे प्रपोज कर दूंगी। तभी खुद को समझाते हुए बोली, अरे बेवकूफ, खुद से बातें करती रही तो लोग पागल समझ लेंगे। अब से ऐसा नहीं करूंगी। यह कहते हुए वह हल्के से अपने सिर पर थपकी मारकर डाइनिंग हॉल में नाश्ते के लिए चली गई। आराध्या की मां ने नाश्ता लाकर उसके सामने रखा। नाश्ते को देखकर उसने गुस्से में कहा, कितनी बार कहा है कि तुम्हारे हाथ का बना खाना मुझे पसंद नहीं, फिर क्यों बनाती हो? उसकी आवाज सुनकर मां किचन से बाहर आई और बोली, यह खाना मैंने बनाया है, मुझे पता है तुम्हें मेरे अलावा किसी और के हाथ का खाना पसंद नहीं। सॉरी मम्मा, अब से ऐसा नहीं कहूंगी। नाश्ता करते समय उसके पिता पास आकर बैठ गए। बेटा, आज का क्या प्लान है? डैडी, पहले आप नाश्ता कर लो, फिर बताती हूँ। नाश्ता खत्म होते ही उसने कहा, डैडी, आज आपका कोई प्रोग्राम हो तो कैंसिल कर दीजिए, आज हम शॉपिंग के लिए जाएंगे। मम्मी, आप भी चलोगी ना? बेटी की बात मानकर दोनों शॉपिंग के लिए तैयार हो गए। ऋषभ भी बेचैन था। वह जिस जगह खड़ा होता वहीं ठहर नहीं पाता। शायद यही प्यार था। उसके मन में भी कई उलझनें थी। मैं एक अनाथ हूं, क्या आराध्या मुझसे प्यार कर सकती है? एक मन ये कहता तो दूसरा मन कुछ और ही सोचता। क्यों नहीं मानेगी? हाँ, मैं अनाथ हो सकता हूं, लेकिन मैं उसे सच्चे दिल से प्यार करता हूं। हाँ, कल जाकर उसे अपने दिल की बात कह दूंगा। ये सोचते हुए ऋषभ ने अगले दिन पहनने के लिए कपड़े चुनने शुरू कर दिए। उसने अपनी सारी शर्ट्स निकाल कर देखी और चुंचलाते हुए बोला, छी, ये सब पुरानी शर्ट्स हैं, अब नई शर्ट खरीदनी पड़ेगी। वह नई शर्ट खरीदने के लिए दुकान गया और शर्ट पसंद कर रहा था। तभी उसने देखा कि आराध्या अपने बॉस और उनकी पत्नी के साथ वहां आई हुई है। अरे, ये आराध्या बॉस के साथ क्यों है? आज तो छुट्टी का दिन है। खैर, मैं जाकर उससे बात कर लेता हूं। जैसे ही वह उसकी ओर बढ़ने वाला था, उमेश शास्त्री ने आराध्या को बुलाया, जल्दी आओ बेटी। आराध्या ने जवाब दिया, ओके डैडी, 1 मिनट, बस लेकर आती हूं। जब ऋषभ ने आराध्या को अपने बॉस को डैडी कहते सुना तो वह चौंक गया। डैडी मतलब? आराध्या बॉस की बेटी है। इतने दिनों तक उसने खुद को गरीब बताया था, यह सब झूठ था। अब मैं क्या करूं? नहीं, मैं उसे अपने प्यार के बारे में कभी नहीं बताऊंगा। अगर मैंने कुछ कहा तो वह मुझसे नाराज हो जाएगी और हमारी दोस्ती टूट जाएगी। मैं एक अनाथ हूं,
क्या बॉस की बेटी मुझसे शादी करेगी? बिल्कुल नहीं। हे भगवान, क्यों मुझे ऐसी सजा दे रहे हो? जन्म के साथ ही माँ बाप छीन लिए, फिर अनाथाश्रम भेज दिया, अब प्यार दिया और वह भी छीनने जा रहे हो। तुम्हें मुझ पर बिल्कुल दया नहीं है। आंखों में आंसू लिए ऋषभ वहां से भागते हुए अनाथाश्रम के पास के पार्क में पहुंचा और जोर जोर से रोने लगा। अपने दर्द में डूबा ऋषभ एक औरत की रोने की आवाज सुनता है। उसने अपने आंसू पोंछे और आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए। ईशानी, ये यहां बैठकर क्यों रो रही है? इसे क्या हुआ? ऋषभ उसके पास गया और कुछ देर के लिए अपना दर्द भूल गया। ईशानी, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? ईशानी उसे देखकर और जोर जोर से रोने लगी। ऋषभ ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, क्या हुआ बताओ? तुम इस तरह चुप रहोगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि समस्या क्या है? अगर मुझे समस्या का पता चलेगा तो उसका हल निकाल सकता हूं। ईशानी ने रुंधे गले से कहा, अभय, मैं 3 महीने की गर्भवती हूं। क्या गर्भवती? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं 3 महीने की गर्भवती हूं। मैं एक लड़के से प्यार करती थी और वह भी मुझसे प्यार करता था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। उसका पहले से ही विवाह हो चुका है और एक बच्चा भी है। जब मैंने उससे सवाल किया तो उसने कहा, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। मेरा परिवार पहले से है। तुम्हें शादी के लिए भूल जाना चाहिए। मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूं, इससे अपना गर्भपात करा लो। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अगर ये बात अनाथाश्रम में पता चली तो मुझे यहां से निकाल दिया जाएगा। मैं पहले ही अनाथ हूं और अगर यहां से निकाल दिया गया तो मैं कहां जाऊंगी? अब मेरे लिए मौत ही एकमात्र रास्ता है। ये कहते हुए ईशानी फूट फूट कर रोने लगी। ऋषभ ने उसे दिलासा देते हुए कहा, मरना चाहिए तो उसे, तुम्हें नहीं। वह कहां है? मुझे बताओ, मैं उसे तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा। वह कल ही ऑफिस के काम से अमेरिका गया है। उसने कहा कि वह कभी भारत लौटकर नहीं आएगा। उसका पूरा परिवार उसके साथ है। अब मैं क्या करूं? ऋषभ ने उसे शांत किया और कहा, ईशानी, पहले खुद को संभालो। इस बारे में अभी किसी को मत बताना। मैं इसका कोई हल निकालूंगा। फिलहाल तुम अनाथाश्रम के अंदर चली जाओ। ईशानी को जाते हुए देखकर ऋषभ को ऐसा लगा मानो पूरा आसमान उसके सिर पर गिर पड़ा हो। हाँ, ईशानी भी उसी अनाथाश्रम में रहती थी। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे। दोनों की जिंदगी में किस्मत ने खेल खेला था। रात भर सोचने के बाद ऋषभ ने एक निर्णय लिया। सुबह उठकर वह हमेशा की तरह ऑफिस के लिए निकल पड़ा। सुबह जल्दी उठी आराध्या ने तैयार होकर आईने के सामने खड़े खड़े कितना समय बिता दिया, ये उसे खुद भी पता नहीं चला। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। जो कुछ भी मेरे दिल में है वह आज मैं उसे जरूर बताऊंगी। ये सोचते हुए उसने मन ही मन सब तय कर लिया। वह उत्साह और जल्दबाजी में घर से निकल गई। जाने की हड़बड़ी में वह सीढ़ियों से फिसल कर गिर पड़ी और जोर से चीखी। उसकी चीख सुनकर उसके माता पिता दौड़ते हुए आए और उसे सहारा दिया। इतनी जल्दी क्या थी बेटी? धीरे धीरे जाना था, उसके पिता ने कहा। ठीक है डैडी, आगे से ऐसा नहीं करूंगी, उसने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। चोट लगी क्या? नहीं मम्मी, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गिरने की घबराहट में चीख पड़ी, बस इतना ही। आप लोग ज्यादा चिंता मत कीजिए। ठीक है, बाय मम्मी, बाय डैडी। ठीक है बेटी, ध्यान से जाना, उसकी माँ ने कहा। जैसे ही आराध्या चली गई, उसकी माँ ने अपने पति से कहा, आज ये इतनी तैयार होकर कहां जा रही है? उसके चेहरे पर इतनी खुशी है। कहीं ऑफिस के अलावा किसी और जगह तो नहीं जा रही? शास्त्री जी ये सुनकर गुस्सा हो गए और बोले, तुम्हें हर बात में शक क्यों होता है? वह ऑफिस जा रही है और कहां जाएगी? बेकार की बातें सोचना बंद करो। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूं। पिता बेटी को कभी नहीं छोड़ता और बेटी पिता को, ये बड़बड़ाते हुए आंजना रसोई की ओर चली गई। ऑफिस पहुंचकर आराध्या ऋषभ के आने का इंतजार करने लगी। जो ऋषभ दिन में ऑफिस बार उसकी केबिन में आता था, वह आज एक बार भी नहीं आया। लंच टाइम, टी टाइम, यहां तक कि ब्रेक टाइम भी गुजर गया, लेकिन ऋषभ नहीं आया। शाम के 5 बजे आराध्या ने अपना काम जल्दी जल्दी खत्म किया और बैग उठाकर ऋषभ से मिलने चल पड़ी। आराध्या को अपनी ओर आते देख ऋषभ समझ नहीं पाया कि वह उसका सामना कैसे करे। आराध्या, जो अक्सर जीन्स पहनती थी, आज सलवार सूट में बहुत सुंदर लग रही थी। उसे देखकर ऋषभ अपनी नजरें हटा नहीं पाया, लेकिन जैसे ही वह पास आई, उसने खुद को संभाल लिया और हल्का मुस्कुराया। हाय ऋषभ, आज सुबह से दिखे ही नहीं। लंच टाइम में मैंने तुम्हारा काफी इंतजार किया, तुम क्यों नहीं आए? आराध्या ने कहा।
आज काम बहुत ज्यादा था इसलिए आ नहीं सका। सॉरी। अच्छा, कोई बात नहीं। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। पास के पार्क में चलते हैं। दोनों पार्क में जाकर एक बेंच पर बैठ गए। दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे कि बात की शुरुआत कैसे करें। आखिरकार आराध्या ने ही बात शुरू की। ऋषभ, मुझे तुमसे एक बात कहनी है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे शुरू करूं। उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। प्लीज मेरी बात सुनने के बाद नाराज मत होना। मुझसे पहले बोलने के लिए माफ करना। ठीक है, कोई बात नहीं। पहले तुम बोलो, मैं बाद में कह दूंगी। अगले रविवार मेरी शादी है, तुम्हें जरूर आना है। शादी शब्द सुनकर आराध्या को ऐसा लगा जैसे आसमान उसके ऊपर गिर पड़ा हो। अपनी आंखों के आंसू छिपाते हुए उसने कहा, शादी? और तुमने इतने दिनों तक मुझे बताया क्यों नहीं? वो मुझे भी कल ही पता चला। अनाथालय के बड़े लोगों ने यह तय किया है। मेरी शादी अनाथालय में रहने वाली एक लड़की से हो रही है। यह एक सादगी भरी शादी होगी, तुम्हें जरूर आना है। अपने आंसुओं को रोकते हुए और दिल पर पत्थर रखते हुए ऋषभ ने अपनी शादी का जिक्र किया। दूसरी तरफ आराध्या पूरी तरह असमंजस में थी। उसकी आंखों और कानों में सिर्फ शादी और अनाथालय की लड़की ये दो शब्द गूंज रहे थे। जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी वह आज मुरझाए हुए फूल जैसी लग रही थी। आराध्या, आराध्या। हाँ, उसने चौंकते हुए कहा। क्या हुआ? तुम कुछ कहने वाली थी ना, अब कहो। अपने उफनते आंसुओं को रोककर और चेहरे पर मुस्कान लाते हुए उसने कहा, कुछ नहीं, बस तुमसे बात करने का मन कर रहा था इसलिए झूठ बोलकर बुला लिया। कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारी शादी की खबर सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुमने क्या सोचा था मैं तुम्हें प्रपोज करने के लिए बुला रही हूं? यह कहते हुए उसने अपने दर्द को छिपाने के लिए जोर से हंसने की कोशिश की। उसकी हंसी देखकर ऋषभ का चेहरा उतर गया। यह देखकर आराध्या ने अपनी हंसी रोक ली। सॉरी, बस मजाक कर रही थी। आपकी शादी के बाद मैं आपके साथ मजाक कर पाऊंगी क्या? इसलिए ऐसा किया। मेरी शादी के बाद भी हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारी दोस्ती जैसी पहले थी वैसी ही हमेशा रहे, यही मेरी ख्वाहिश है। अब मुझे जाना होगा। अनाथालय में सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आपकी ख्वाहिश के बीच मैं कभी नहीं आऊंगी, लेकिन एक बात, शादी के बाद भी मुझे कभी मत भूलिएगा। अब आप जा सकते हैं। आपको भूलने का सवाल ही नहीं उठता। जिस दिन आपको भूलूंगा वह मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। अगर अगले जन्म में भी कोई जीवन हो तो भगवान मुझे आपका पति बनने का मौका दे। मन ही मन ये सोचते हुए ऋषभ वहां से चला गया। उसे जाते हुए देख रही आराध्या वहीं जमीन पर बैठ गई। उसके जाते ही उसने अपने अंदर का दर्द बाहर निकाला। जोर जोर से रो रही आराध्या की सिसकियों के साक्षी सिर्फ वहां के पेड़ पौधे थे। नहीं, मुझे रोना नहीं चाहिए। मैंने जिसे प्यार किया वह शादी कर रहा है। उसकी खुशी ही मेरी खुशी है। अपने गालों पर ढलकते आंसुओं को पोंछते हुए वह उठ खड़ी हुई और सीधे अपनी गाड़ी की ओर बढ़ी। ड्राइवर से घर चलने को कहकर वह घर के लिए निकल पड़ी। ईशानी का भविष्य अच्छा हो, इसके लिए ऋषभ ने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। उसने ईशानी को इसलिए शादी के लिए चुना ताकि उसके गर्भ में पल रहा बच्चा उसकी तरह अनाथ न हो। उसने अनाथालय के सभी वरिष्ठ सदस्यों को मनाकर शादी की तारीख तय की। उन दोनों की मुलाकात को आज 6 महीने हो चुके थे। ऋषभ की कई बात अब भी आराध्या के कानों में गूंज रही थी। रविवार को उसकी शादी है। धन दौलत सब कुछ होते हुए भी खुद को कंगाल महसूस कर रही आराध्या की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। उसकी चुप्पी को उसके माता पिता ने किसी छोटे मोटे मुद्दे की वजह से हुई नाराजगी समझकर अनदेखा कर दिया। दिन बीते गए और आखिरकार ऋषभ की शादी का दिन आ ही गया। हाँ, कल उसकी शादी है, मुझे जाना होगा, लेकिन कैसे जाऊं? क्या मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं उसके सामने खड़ी हो सकूं? हे भगवान, मुझे ये कैसी सजा दे रहे हो? अपने गालों पर बहे आंसुओं को पोंछते हुए उसने खुद को समझाया, हाँ, मुझे उसकी शादी में जाना ही होगा। अगर मैं नहीं गई तो उसे बुरा लगेगा, और अगर उसे बुरा लगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। स्ट्रॉन्ग बनो आराध्या, तुम कभी कमजोर नहीं पड़ सकती, ओके? उसने अपने आंसुओं को पोंछा और खुद को संभाल लिया। उधर ऋषभ की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। शादी के लिए हाँ तो कर दी है, लेकिन इसे निभाऊं कैसे? मेरा मन और दिल पूरी तरह से आराध्या से भरा हुआ है। अब आराध्या की जगह ईशानी आ रही है। हे भगवान, किस जन्म के पापों की सजा मुझे मिल रही है? नहीं, अब मैं आराध्या के बारे में नहीं सोचूंगा।
कल से ईशानी मेरी पत्नी होगी। कम से कम ईशानी के लिए ही मुझे आराध्या को भूलना होगा। आंखों से गिरते आंसुओं को पोंछते हुए उसने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। लेखिका मोहिनी सचिन अमीन। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।